हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को, आज के अपनी इस क्लास को। आज अपने को पढ़ना है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, और भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में अपन लोगों ने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नाम के टॉपिक को स्टार्ट किया था, और आज हमको वो टॉपिक खत्म भी करना है, पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करना है। मतलब टॉपिक पीपीसी नाम का पूरा टॉपिक आज खत्म करना है, और पीपीसी के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए या कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आज हमको पीपीसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी करना है। इट मींस क्या, पीपीसी नाम का पूरा टॉपिक विद क्वेश्चन एंड आंसर आज अपन लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, पहले कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं जो हमारे रह गए हैं, और उनके बाद हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो टॉपिक रह गया है उस टॉपिक का नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास जब अपन लोग, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास जब मैं आपको पीपीसी पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एमओसी या फिर एमआरटी नाम का एक कॉलम बनवाया था, और मैंने कहा था अभी इसमें कुछ फिल नहीं करना, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि इसमें क्या फिल करना है। तो आज वो क्लास आ चुकी है कि एमओसी या एमआरटी होता क्या है, इसको समझो। देखो, एमओसी बोल दो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या एमआरटी बोल दो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सबका मतलब जो है सेम है। अब ये होता क्या है पहले जानो। देखो, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हमको ये जानने की आवश्यकता, हमको ये जानने की नीड है। वैसे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पूरा टॉपिक आपको मैंने 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाया था, उसमें सेकंड प्रिंसिपल जो था वो आपका एमओसी था। अगर आपको नहीं पता तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपका सेकंड प्रिंसिपल है, आप वहां से पूरा कवर कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम में आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट क्या है, उसको समझाइए, उसका मतलब क्या है, 5 नंबर में, 8 नंबर में, 10 नंबर में, तो जो सेकंड प्रिंसिपल है आपका, वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल आप लिख के आ जाना। 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नाम का चैप्टर था, उसमें 10 प्रिंसिपल थे। सेकंड प्रिंसिपल आप पूरा का पूरा लिख के आ जाना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहां पर उसका थोड़ा सा मतलब तो बताता ही हूं कि होता है क्या। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल सा मतलब है किसी को पाने के लिए जो खोया, किसी को पाने के लिए जो आपने खोया, एक चीज को पाने के लिए जो भी आपने सेक्रीफाइस किया, तो जो चीज आपने सेक्रीफाइस करी बच्चों, वो ही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। किसी को पाने के लिए जो आपने सेक्रीफाइस किया बच्चों, वो ही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके सामने जो है 3 जॉब के ऑफर है। एक ऑफर है ए, एक ऑफर है बी, एक ऑफर है सी। मान लो जो पहला ऑफर है वहां पे आपको 50,000 की जॉब मिलेगी, दूसरे ऑफर में आपको 80,000 की जॉब मिलेगी, और तीसरे ऑफर बेटा मान लो आपको 1 लाख रुपए की जॉब मिलेगी। बताओ आप कौन से जॉब ऑफर को चुनना चाहोगे। इट इज वेरी ऑब्वियस, आप जो है 1 लाख वाले जॉब ऑफर को चुनना चाहोगे। लेकिन एक बात बताओ, अगर 1 लाख वाला जॉब का ऑफर ना होता तो फिर आप 80,000 वाले जॉब के ऑफर को चुनते, है ना। अगर 1 लाख वाला जॉब का ऑफर ना होता तो मेरे बच्चों आप 80,000 वाले जॉब के ऑफर को चुनते। इट मींस आपने जो 1 लाख वाले जॉब को चुना, इसके लिए आपने क्या सेक्रीफाइस किया, 80,000 वाली जॉब। क्योंकि अगर 1 लाख वाली जॉब ना होती तो आप 80,000 वाली जॉब कर रहे थे, लेकिन आपके पास 1 लाख वाली जॉब है। इट मींस क्या, आपने उस 80,000 वाली जॉब को छोड़ दिया। आपके पास सामने क्या आ गई, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा मान लो ना, आप ऐसा मान लो कि अभी आप यहां पर काम कर रहे हो, ठीक है, अभी आप यहां पर वर्किंग हो, अभी आप 80,000 वाली जो है जॉब में काम कर रहे हो, और आपको एक ऑफर मिला कि सर हमारी कंपनी में आ जाओ, हम आपको 1 लाख रुपए प्रोवाइड करेंगे। तो आप क्या करोगे, आप इस कंपनी को छोड़ के इस कंपनी में काम करने के लिए चले जाओगे। इट मींस क्या, आप 1 लाख के लिए चले गए, तो 1 लाख को पाने के लिए आपने क्या छोड़ा, आपने अपनी 80,000 वाली जॉब छोड़ दी। तो जो पाया उसको पाने के लिए जो आपने सेक्रीफाइस किया, इस 1 लाख वाली जॉब को पाने के लिए आपने अपनी 80,000 वाली जॉब को सेक्रीफाइस किया, तो ये 80,000 वाली जॉब ही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपकी अवसर लागत कहलाती है। तो किसी को पाने के लिए जो आपने छोड़ा, तो जो पाया उसकी बात नहीं कर रहा, उसको पाने के लिए जो छोड़ा, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए आपने एक जॉब छोड़ दी, आपने कुछ चीज को सैक्रिफाइस किया। इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड आवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे कि और एग्जांपल देखो बेटा, मान लो एक तरफ आपके घर में किसी मेंबर की शादी है,
एक तरफ आपके घर में किसी मेंबर की शादी है और दूसरी ओर आपको एग्जाम देने जाना है। अब आप क्या चुनोगे? ऑब्वियस सी बात है, आप एग्जाम देने जाना चुनोगे। तो एग्जाम देने जाने के लिए आपने क्या सेक्रीफाइस किया? आपने अपनी घर की शादी को अटेंड नहीं कर पाए, आपने अपनी घर की शादी को मिस किया। तो एग्जाम देने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? एग्जाम की अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपने क्या कॉस्ट दी, आपने क्या सेक्रीफाइस किया? आपने अपने घर की शादी को सेक्रीफाइस किया। तो वो जो आपने घर की शादी को सेक्रीफाइस किया उसको ही कहा जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि उसी की वजह से आज आप एग्जाम देने जा पाए। तो एग्जाम की अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपकी कॉस्ट क्या आई? आपने घर की शादी को मिस किया। तो जो घर की शादी मिस करी, इट इज कॉल्ड व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिमिलरली कुछ ऐसी ही बातें यहां पे जो है आपके सामने आती है। ये अगर आपको क्लास वाली टेबल याद हो तो लास्ट क्लास वाली टेबल के थ्रू आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझ पाएंगे। ये टेबल मैंने कल आपको जो है समझाई थी, ठीक है? इसका मीनिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले अपन लोग इस टेबल को समझते हैं। मेरी बात सुनो, आप क्या कर रहे थे? आप सबसे पहले सारे के सारे लेबर, आपने अपने सारे के सारे लेबर कैपिटल गुड्स पे लगा रखे थे। आपने कहा था कि भैया हम जो है कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। आपके सभी लेबर कैपिटल गुड्स पे लगे हुए थे। सरकार ने आपसे बोला कि हमको कुछ एग्रीकल्चर गुड्स भी चाहिए। अब इट इज वेरी ऑब्वियस, जब सारे लेबर कहां लगे हैं? कैपिटल गुड्स पे। अब अगर आप एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो कैपिटल गुड्स से लेबर को आपको एग्रीकल्चर गुड्स पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि सारे लेबर कहां लगे हैं? कैपिटल गुड्स पे। अगर एग्रीकल्चर गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो कैपिटल से एग्रीकल्चर पे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आपने कुछ लेबर को ट्रांसफर किया। अब जरा मेरी बात को थोड़ा गहराई में समझना। अब आपने एग्रीकल्चर कितने बनाए? 0 से 10। आपने एग्रीकल्चर की 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया। आपने एग्रीकल्चर की 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया। तो मैंने अभी आपसे कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब जो मिला वो नहीं, अबे उसको मिलने के लिए जो सैक्रिफाइस किया वो होता है। तो एग्रीकल्चर का 10 मतलब मिला है ना, इस 10 के लिए कैपिटल का 10 सैक्रिफाइस हो गया। वो पहले 100 बन रहा था, अब वो 90 बन रहा है। तो इस 10 को पाने के लिए इस 10 को सैक्रिफाइस करना पड़ा। तो जो मिला वो भाड़ में गया। मैंने सैक्रिफाइस कितना किया? 10 यूनिट, ताकि मेरी एग्रीकल्चर गुड्स बन सके। तो एग्रीकल्चर गुड्स को बनाने के लिए 10 यूनिट का सैक्रिफाइस किया। तो यहां पे जो मेरी पहले वाले केस में डैश होता है, जो यहां पे जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आई? वो आई 10। कितनी आई जी? 10। बिकॉज मैंने 10 का सेक्रीफाइस किया 10 को बनाने के लिए। तो जितना मैंने सेक्रीफाइस किया बस वो लिख दो, जो आपने सेक्रीफाइस किया बस वो अमाउंट लिखो। तो मैंने 10 का सेक्रीफाइस किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई मेरी 10। उसके बाद सुनो, अगेन सरकार ने क्या बोला? हमें और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना है, हमें और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना है। तो हमने 10 यूनिट को और बनाया। पहले 10 थे, अब 10 से 20 हमने जो है 10 यूनिट को और बनाया। अब इन 10 एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए अब हमने कितना सेक्रीफाइस किया? अब हमने जो है 90 से 70, अब हमने जो है 20 यूनिट का सेक्रीफाइस किया। आपको टेबल याद होनी चाहिए कि यहाँ पे ये 20 क्यों आया था, बिकॉज जो अगली बारी में लेबर आए थे वो उतने मेहनती नहीं थे। ये लास्ट क्लास वाली बात है, आपको पता होनी चाहिए। तो जब 10 का हमने और प्रोडक्शन किया तो इस बार हमने 20 को सेक्रीफाइस किया। तो इसको पाने के लिए 10 एक्स्ट्रा पाने के लिए हमने सेक्रीफाइस कितना किया? 20। जो सेक्रीफाइस किया वही मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। उसके बाद अगेन 10 यूनिट को बनाने के लिए 20 से 30, अगेन 10 यूनिट को बनाने के लिए इस बार मैंने सेक्रीफाइस कितने का किया? 70 से 40। इस बार 30 यूनिट कैपिटल गुड्स में माइनस हो गई ताकि एग्रीकल्चर की 10 बन सके। तो एग्रीकल्चर की 10 और बनाने के लिए, एग्रीकल्चर की 10 और बनाने के लिए इस बार 70 से 40 कैपिटल गुड्स की 30 यूनिट को सेक्रीफाइस होना पड़ा। तो वो 30 क्या है मेरी? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो 30 क्या है जी? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद जरा सुनो, अगेन 30 से 40 एग्रीकल्चर के 10 यूनिट और बनाने के लिए इस बार मैंने 40 से पूरी की पूरी 40 यूनिट को सेक्रीफाइस किया। तो इस बार मैंने कितना सेक्रीफाइस किया? 40।
तो मेरी बात सुनो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं जो 10-10 मिला उसको भूल जाओ। आपने सेक्रीफाइस कितना किया जी? पहले सेक्रीफाइस किया 100 से 90 10 यूनिट का, फिर सेक्रीफाइस किया 90 से 70 20 का, फिर 70 से 40 30 का, फिर 40 से 0 40 का। तो जो भी आपने सेक्रीफाइस किया 10 20 30 40, उसी सेक्रीफाइसिंग अमाउंट को मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। होपफुली आप इस MOC का मीनिंग अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको नोट से पढ़ाऊं तो जो मैंने कहा, बच्चा लोग देखो वही लिखा है यार, सिंपल सिंपल। अरे भैया सिंपल सिंपल कहता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट MOC या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT का मतलब क्या है? तो इट इज द रेट, ये वो रेट है एट विच क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज सैक्रिफाइस्ड टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अदर कमोडिटी। दूसरी कमोडिटी की वन मोर यूनिट, दूसरी वस्तु की एक एक्स्ट्रा इकाई बनाने के लिए जो हमने सेक्रीफाइस किया। अबे जो बना वो कितना बना उससे मतलब नहीं है, उसको बनाने के लिए जो सेक्रीफाइस किया उससे मतलब है। तो बोलता है किसी गुड्स को बनाने के लिए आपने जो भी अमाउंट सेक्रीफाइस किया, जितनी भी क्वांटिटी का सेक्रीफाइस किया, उसको ही बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स क्या लिखा है? इट कैन बी डिफाइंड एज सेक्रीफाइसिंग अमाउंट ऑफ ए गुड टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अदर गुड्स। वही वाली बात दोबारा बोल दी, एक गुड्स को बनाने के लिए जो भी सेक्रीफाइसिंग अमाउंट है, जो भी सेक्रीफाइस किया, वो MOC है। MOC या MRT का फॉर्मूला होता है डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस। इट मींस MOC बराबर जो सेक्रीफाइस किया वो अपॉन में जो गेन किया वो। MOC बराबर जो सेक्रीफाइस किया वो अपॉन में जो गेन किया वो। सेक्रीफाइसिंग वाला ऊपर, गेनिंग वाला नीचे, ठीक है। तो ये टेबल वही वाली आपकी आ गई। अगर यहां पे मैं लिखना चाहूं MOC अगेन, तो एग्रीकल्चर के 10 को बनाने के लिए हमने कैपिटल के 10 को सेक्रीफाइस किया तो 10, फिर एग्रीकल्चर के 10 से 20, 10 बनाने के लिए 90 से 70 20, फिर एग्रीकल्चर के अगेन 10 को बनाने के लिए 70 से 40 30 सेक्रीफाइस किया, और फिर एग्रीकल्चर के 10 को बनाने के लिए 40 0 मैंने 40 का सेक्रीफाइसिंग किया। तो 10 20 30 40 मेरा क्या है? MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इसको लिखने का हमारे पास एक तरीका और है। अगर मैं इसको फॉर्मूला वाइज लिखना चाहूं कि सेक्रीफाइसिंग अपॉन में गेनिंग, तो देखो हमने सेक्रीफाइस कितना किया 10, उसके बदले रेशियो अपॉन मींस रेशियो, उसके बदले मिला कितना? हमने एक मिनट सेक्रीफाइस कितना किया 100 से 90 10, उसके बदले मिला कितना? 0 से 10 मिला। उसके बाद सुनो अगेन 90 से 70, इस बार सेक्रीफाइस किया 20, उसके बदले मिला कितना? 10 से 20, अगेन 10 मिला। फिर 70 से 40, इस बार सेक्रीफाइस किया 30, ओके, उसके बदले मिला कितना? 20 से 30, अगेन 10 मिला। और इस बार 40 से 0 सेक्रीफाइस किया 40, और मिला कितना? 30 से 40, अगेन 10 मिला। तो वही 10 को पाने के लिए 10 सेक्रीफाइस किया, 10 को पाने के लिए फिर 20 सेक्रीफाइस किया, फिर 10 के लिए इस बार 30 सेक्रीफाइस किया, और 10 के लिए इस बार 40। इट मींस क्या? जो मेरी सेक्रीफाइसिंग रेट है वो बढ़ रही है, पहले 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40। इट मींस क्या? इस वाले केस में जो MOC है मेरा बढ़ रहा है, पहले सेक्रीफाइस 10 किया, फिर 20 किया, फिर 30 फिर 40, MOC मेरा इंक्रीजिंग है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है। इन सिंपल किसी चीज को पाने के लिए जो आपने सेक्रीफाइस किया वो MOC कहलाता है, ठीक है। यहां तक सारी बातें आपको एकदम चौखी क्लियर से। अब मेरी बात सुनो, शेप ऑफ PPC डिपेंड्स अपॉन MOC, ये बात इंपॉर्टेंट है। जो PPC जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप है वो आपका कॉन्वेक्स कॉनकेव बनेगा, आपका कॉन्वेक्स बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो डिपेंड करता है MOC के ऊपर। मौसी नहीं, MOC के ऊपर, MRT के ऊपर जो है PPC की शेप डिपेंड करती है। कैसे? मेरी बात सुनो, यहां पे आप जरा देखो, यहां पे आप देखो आपका PPC जो है, आपका जो PPC बच्चों कॉनकेव शेप का बना है ऐसे, बड़ा इस शेप को बोलते हैं कॉनकेव। पता है क्यों बना है कॉनकेव शेप का? इसलिए क्योंकि MOC बढ़ रहा है। पहले MOC 10 था, इट मीन सेक्रीफाइस पहले 10 किया, फिर सेक्रीफाइस 20 किया तो बढ़ गया,
फिर सेक्रीफाइस 30 किया तो और बढ़ गया, और फिर सेक्रीफाइस 40 किया तो और बढ़ गया। जैसे जैसे एमओसी बढ़ेगा पीपीसी अपनी कॉनकेव शेप लेगा। याद रखना, अगर एमओसी घटेगा या एमओसी में कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, तो एमओसी अपनी शेप को चेंज कर देगा। यहां पे एमओसी बढ़ रहा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इट मींस हर बार सेक्रीफाइसिंग अमाउंट बढ़ रहा है, इसलिए ये कॉनकेव बना है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं प्रूफ करता हूं अदर टू शेप। ठीक है, मैं जो है एक टेबल बना के जो है आपको, टेबल और डायग्राम बना के जल्दी से मैं आपको जो है इसको प्रूफ करता हूं। ठीक, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो मैं मानता हूं कि एमओसी इस बार डिक्रीजिंग है। इस बार एमओसी कैसा है? डिक्रीजिंग है। तो एक काम करते हैं, हम आपको भाई डिक्रीजिंग कैसे है, एक टेबल अपन लोग बनाते हैं। मान लो ये है कैपिटल गुड्स, ये है एग्रीकल्चर गुड्स। ठीक है, यहां पे लिखा मान लो मैंने 100। जब कैपिटल गुड्स 100 थी तो एग्रीकल्चर गुड्स बच्चों मान लो 10 थी। कैपिटल अब एग्रीकल्चर गुड्स को मैंने बनाना है एक्स्ट्रा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब एग्रीकल्चर गुड्स ज्यादा बनाऊंगा तो कैपिटल को कुछ कम करना पड़ेगा। मान लो 70 कर दिया। अब एग्रीकल्चर गुड्स और बनानी है 30, तो मान लो इसको कम कर दिया, इसको मान लो 50 कर दिया। ये बनानी है और 40, तो इसको कम करके। अब ये मत बोलना कि भैया आप टेबल गलत बना रहे हो। अरे भाई मेरे को दिखाना है एमओसी घट कैसे रहा है। टेबल तो गलत बनेगी बिकॉज मैं इस बार एमओसी को डिक्रीजिंग शो करना चाहता हूं। ठीक है, अरे इस वाली टेबल में तो एमओसी मेरा इंक्रीजिंग है ना, 10, 20, 30, 40, तो ये टेबल ठीक है। इस वाले केस में मुझे एमओसी को घटता हुआ दिखाना है, एमओसी को डिक्रीजिंग दिखाना है, तो टेबल में कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ना। चलो अब निकालते हैं एमओसी। आपको पता है एमओसी कैसे निकलता है? जो प्राप्त किया वो नहीं, जो सेक्रीफाइस किया वो। बताओ, एग्रीकल्चर के 10 से 20, 10 प्राप्त करने के लिए आपने कितना सेक्रीफाइस किया? जरा ध्यान से देखो। तो देखो, एग्रीकल्चर के 10 से 20, 10 प्राप्त करने के लिए कैपिटल को 100 से 70, 30 का सेक्रीफाइस करना पड़ा, 30 कटाने पड़े। उसके बाद 20 से 30 अगेन एग्रीकल्चर के 10 बनाने के लिए इस बार मैंने कैपिटल को 70 से 50 केवल 20 सेक्रीफाइस करा। अगेन एग्रीकल्चर के 10, 30 से 40 10 बनाने के लिए इस बार मैंने कैपिटल को केवल 50 से 40 केवल 10 सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो आपने देखा एग्रीकल्चर को बनाने के लिए सबसे पहले 100 से 70 कैपिटल का सेक्रीफाइस 30 किया, 70 से 50 सेक्रीफाइस 20 किया, 50 से 40 सेक्रीफाइस मैंने 10 किया। तो यहां पे इस बार जो मेरा एमओसी बना वो घटता हुआ है। पहले 30 था, फिर कम हो गया 20, फिर और कम हो गया 10। इट मींस यहां पे एमओसी डिक्रीजिंग है। सेक्रीफाइसिंग पहले 30 किया, अब और कम किया 20, अब और कम किया 10। एमओसी डिक्रीजिंग है। अब इस वाले केस में अगर मैं आपको जो है, इस वाले केस में अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं कि पीपीसी की शेप कैसी बनेगी, तो थोड़ा ध्यान से आप जो इसको समझने का ट्राई करना। ठीक है, देखो यहां लिखा बच्चों, मान लो मैंने अपनी एग्रीकल्चर गुड्स, और यहां लिखा बच्चों मान लो मैंने कैपिटल गुड्स। एग्रीकल्चर में 10, 20, 30, 40 तो 0, उसके बाद 10, 20, 30 और 40, और कैपिटल बच्चों मानते हैं 40, 50, 70, 100, तो एक काम करते हैं गैप रहते हैं 20, 20 का, है ना। 20, 40, 60, 80 और 100। चलो भाई पॉइंट्स करते हैं प्लॉट। बताओ, कैपिटल पे 100, एग्रीकल्चर पे 10, कैपिटल पे 100, एग्रीकल्चर पे 10, होपफुली यहां पॉइंट आएगा। फिर कैपिटल पे 70, एग्रीकल्चर पे 20, कैपिटल पे 70 और एग्रीकल्चर पे भी 70 और 20, यहां पॉइंट आ गया। फिर कैपिटल पे 50, एग्रीकल्चर पे 30, कैपिटल पे 50 और एग्रीकल्चर पे 30 यहां, और फिर 40 और 40 यहां। अब जो मेरे पॉइंट्स आए, अगर मैं इनको मान लो ज्वाइन करता हूं, तो जरा मुझे बताइए, क्या ये शेप जो है पीपीसी की, क्या ये शेप जो है पीपीसी की, इस बार जो शेप है मेरी कॉनकेव आई? नहीं, इस बार जो शेप आई बच्चों वो शेप आई कॉन्वेक्स। इस बार जो पीपीसी की शेप आई बच्चों वो शेप आई कॉन्वेक्स। पता है ये शेप कॉन्वेक्स क्यों आई? क्योंकि इस बार जो मेरा एमओसी है वो घट रहा है। इस बार एमओसी घट रहा है
पहले 30, फिर घट के हो गया 20, फिर घट के हो गया 10, इसलिए ये शेप आई कॉन्वेक्स। और ऊपर देख लो एमओसी बढ़ रहा है, एमओसी भाई साहब बढ़ रहा है, पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इसलिए शेप आई कॉनकेव। तो वही तो मैं कह रहा हूं क्या कि पीपीसी की जो शेप है वो डिपेंड करती है एमओसी या एमआरटी पर। ठीक है, एक टेबल और देखते हैं। ठीक है बच्चों, एक टेबल और देखते हैं, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। इस बार मैं मान रहा हूं जो एमओसी है, जो एमओसी है मैं मान रहा हूं इस बार जो है बच्चों मेरा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मान लो यहां पे लिखी मैंने कैपिटल गुड्स, यहां लिखी मैंने अपनी एग्रीकल्चर गुड्स। ठीक है, चलो मान लो कैपिटल पे जब बने 100, एग्रीकल्चर पे बने 0, कैपिटल पे जब मेरे बने 80, एग्रीकल्चर, इट मींस क्या, एग्रीकल्चर के 10 को बनाने के लिए मैंने कैपिटल के 20 सैक्रिफाइस किए, फिर अगेन 10 से 20, अगेन 10 बनाने के लिए मैंने अगेन सैक्रिफाइस किए 20, तो कितने हो गए 60, फिर अगेन 10 के लिए अगेन सैक्रिफाइस किए 20, कितने बच गए 40, फिर अगेन 10 के लिए अगेन सैक्रिफाइस किए 20, कितने बच गए 20, और फिर अगेन 10 के लिए सैक्रिफाइस करे 20, कितने हो गए 0। तो इस बार की मेरी कुछ इस प्रकार की टेबल है। यहां मान लो निकाला मैंने एमओसी, तो एक बार एमओसी देखते हैं, बताओ 10 को पाने के लिए सैक्रिफाइस कितना किया, 100 से 80 20 का। मैंने बोला जो सैक्रिफाइस किया केवल उस पर ध्यान दो। अगेन 10 से 20, 10 को पाने के लिए 80 से 60, अगेन सैक्रिफाइस किया 20 का, फिर 10 को पाने के लिए 60 से 40, अगेन सैक्रिफाइस किया 20 का, फिर 10 को पाने के लिए 40 से 20, अगेन सैक्रिफाइस किया 20 का, फिर 10 को पाने के लिए 20 से 0, अगेन सैक्रिफाइस किया मैंने 20 का। तो इस बार जो मेरा एमओसी है वो कांस्टेंट है, वो 20 20 20 20 20, ना तो उस बार वो बढ़ा ना तो उस पर वो घटा। अब देखते हैं भाई साहब इस वाले केस में जो हमारा पीपीसी है उसकी शेप कैसी बनेगी, है ना। देखते हैं इस वाले केस में अपने पीपीसी की शेप कैसी बनेगी। चलो जी, यहां पे लिखा 0, यहां लिखा 10, यहां लिखा 20, यहां लिखा 30, यहां लिखा 40, यहां लिखा 50, यहां भी कर लेते हैं। ठीक है, मान लो 20, 40, 60, 80, 100। चलो जी पॉइंट्स को प्लॉट करो। कैपिटल पे 100, एग्रीकल्चर पे 0, जी ये आ गया पॉइंट। उसके बाद कैपिटल पे 80, एग्रीकल्चर पे 10, तो 10 और 80, जी ये आ गया पॉइंट। कैपिटल पे 60, एग्रीकल्चर पे 20, तो कैपिटल पे 60, एग्रीकल्चर पे 20, ये आ गया पॉइंट। फिर कैपिटल पे 40, एग्रीकल्चर पे 30, तो कैपिटल पे 40, एग्रीकल्चर पे 30, ये आ गया पॉइंट। कैपिटल पे 20, एग्रीकल्चर पे 40, ये आ गया पॉइंट। और लास्ट पॉइंट ये आ गया। अब जब आप इनको मिलाओगे, जब आप इन पॉइंट्स को मिलाओगे, तो इस बार जो मेरा पीपीसी बना, इस बार जो मेरा पीपीसी बना जी भाई साहब, वो बना स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, उसका स्लोप डाउनवर्ड है, वो नीचे की ओर बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट मींस क्या, इस बार ना तो वो कॉनकेव बना, इस बार ना तो वो कॉन्वेक्स बना, इस बार वो बना भाई साहब डाउनवर्ड स्लोपिंग नीचे की ओर। तो भैया वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस बार हमारा एमओसी क्या था, इस बार हमारी मौसी कांस्टेंट थी, तो पीपीसी बना हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो पीपीसी की शेप है वो डिपेंड करती है एमओसी पर। अगर एमओसी मेरा इंक्रीजिंग है तो जो पीपीसी बनेगा कॉनकेव, अगर एमओसी डिक्रीजिंग है तो पीपीसी बनेगा कॉनकेव, सॉरी, अगर एमओसी मेरा इंक्रीजिंग है तो कॉनकेव, डिक्रीजिंग है तो बच्चों बनेगा कॉन्वेक्स। और अगर एमओसी मेरा कांस्टेंट है तो इस बार बनेगा, ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा जी, ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि जो पीपीसी की शेप है कि वो किस शेप का बनेगा, वो डिपेंड करता है हमारा एमओसी या एमआरटी के ऊपर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, ये तीनों डायग्राम है। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के फीचर क्या है। इसके केवल 2 फीचर है। ठीक है, इसके केवल बच्चों 2 फीचर है। सबसे पहला फीचर ये है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व गोस डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो पीपीसी है उसका जो स्लोप है,
जो अपना पीपीसी है उसका स्लोप लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो लेफ्ट से इट मींस क्या, लेफ्ट से राइट कैसा है, डाउनवर्ड है। सॉरी 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 सॉरी, जो पीपीसी का स्लोप है वो लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड नीचे की ओर है। तो पहली विशेषता जो पीपीसी कर्व है, जो पीपीसी कर्व है बच्चों क्या है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है लेफ्ट से राइट, कि जब मैं लेफ्ट से राइट में जाऊंगा पीपीसी जितना लेफ्ट से राइट में जाएगा उतना डाउनवर्ड होता जाएगा। अब आपको पता है ये पीपीसी डाउनवर्ड क्यों है, पीपीसी इसलिए डाउनवर्ड है क्योंकि अगर हमें एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा। भाई देखो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमने अपने सभी रिसोर्स कहां लगा रखे हैं, कैपिटल गुड्स में। तो अगर अब अपने को एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बनाना है तो कैपिटल गुड्स से रिसोर्स को हटाने पड़ेंगे, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन डाउन होगा। तो अगर एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आपको दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन को डाउन करना पड़ेगा। और जब दो गुड्स के बीच रिलेशन नेगेटिव हो, एक बढ़े एक घटे, एक बढ़े और एक घटे, तो उस वाले केस में जो हमारा कर्व है आपको पता होगा वो नीचे की ओर डाउनवर्ड ही बनता है। आपने बचपन में लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप भी डाउनवर्ड था, नीचे की ओर था। जो लॉ जो हमारा डिमांड कर्व था, डिमांड कर्व भी नीचे की ओर, डीडी इज द डिमांड, वो भी नीचे की ओर डाउनवर्ड था जी। क्यों था वो, इसलिए था क्योंकि जब प्राइस बढ़ते थे तो डिमांड कम होती थी, जब प्राइस बढ़ेंगे डिमांड कम होगी। प्राइस और डिमांड के बीच संबंध नेगेटिव है और नेगेटिव होने की वजह से जो उसका स्लोप तो नीचे की ओर है। तो इसलिए पीपीसी का कर स्लोप भी डाउनवर्ड इसलिए है क्योंकि हम एक ही टाइम पे, इट इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है हम एक ही टाइम पे दोनों गुड्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके, बढ़ा सके। संभव नहीं है कि मैं कैपिटल और एग्रीकल्चर दोनों को बढ़ा दूं, बिकॉज जब सभी रिसोर्स मैंने कैपिटल में लगा रखे हैं तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कैपिटल को घटाना ही पड़ेगा, वहां से रिसोर्स ट्रांसफॉर्म करने ही पड़ेंगे। लिखा है इफ वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, अगर हमें एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना है सो वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, हमें दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को घटाना ही पड़ेगा। इसीलिए जो पीपीसी है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की ओर उसका स्लोप होता है। दूसरा बोलता है पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो अपना पीपीसी कर्व है, जो अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो हमेशा ओरिजिन की, इट मींस ओरिजिन की ओर हमेशा वो कॉनकेव होता है, उसकी शेप हमेशा जो है कॉनकेव रहती है। और ये आप जान चुके हो ये शेप कॉनकेव क्यों होती है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी, हमारा एमओसी बढ़ता है। अभी हमने पढ़ा कि पीपीसी की जो शेप है वो एमओसी पर डिपेंड करती है, हमारा एमओसी इंक्रीजिंग है, हमारा एमओसी बढ़ता हुआ है, इसलिए जो शेप है वो कॉनकेव है। तो सेकंड वही बोलता है कि पीपीसी कर्व हमेशा क्या होता है, कॉनकेव होता है ओरिजिन की ओर, क्योंकि हमारा एमओसी बढ़ता हुआ है। एमओसी के बढ़ने का मतलब क्या है, एमओसी के बढ़ने का मतलब यह है कि हम सेक्रीफाइस जो है वो तेजी से कर रहे हैं। सेक्रीफाइस पहले केवल 10 का किया तो एमओसी 10, उसके बाद सेक्रीफाइस 20 का किया तो एमओसी 20, इट मींस पहले से ज्यादा। फिर सेक्रीफाइस 30 का किया, एमओसी 30, पहले से और ज्यादा, इट मींस एमओसी बढ़ रहा है। तो ये लिखा है इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, जब हम एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो हम जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को घटा रहे हैं ना, वो तेजी से, वो इंक्रीजिंग रेट से घटा रहे हैं। कि पहले सेक्रीफाइस 10 से किया, फिर अगली बार सेक्रीफाइस 20 से किया, फिर अगली बार सेक्रीफाइस 30 से किया, फिर अगली बार सेक्रीफाइस 40 से किया। तो जो हमारी एमओसी है वो बढ़ रही है, बिकॉज जो हम प्रोडक्शन घटा रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो इंक्रीजिंग रेट से, बढ़ती रेट से सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए एमओसी हमारा कॉनकेव है। बताइए आपको इतनी बात समझ में आ गई? जी हाँ, इतनी बात तो अपने को एकदम अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ पे तो अपना जो है चैप्टर, अब पीपीसी, चैप्टर नहीं पीपीसी, अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व नाम का टॉपिक तो पूरा खत्म होता है। अगली जो लास्ट क्लास पढ़ा वो, और जो अभी दो बातें पढ़ी एमओसी और पीपीसी के बारे में, तो अपना जो है पीपीसी नाम का पूरा टॉपिक फिनिश होता है। अब अपने को करने हैं वो क्वेश्चंस, अब अपने को बच्चे लोग करने हैं वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ चुके हैं, ये एग्जाम में आने के चांस है। वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको उनमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, अब अपन लोग करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को स्टार्ट, ठीक है।
चलिए चलिए तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर एन इकोनॉमी दैट प्रोड्यूस मिल्क एंड ब्रेड। बोलता है एक पीपीसी बनाओ एक देश के लिए जो मिल्क एंड ब्रेड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू दिस कर्व इफ डिजीज किल्स हाफ ऑफ द इकोनॉमीज काउ। अब बोलता है कि क्या फर्क पड़ेगा पीपीसी पर अगर देश की आधी गाय मर जाए। देखो सबसे पहला काम है अपने को पीपीसी ड्रॉ करना है, अपने को जो है एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्रॉ करना है। चलो जी मैंने एक मान लो कर्व ड्रॉ किया, यहां पे लिखा मान लो मैंने ब्रेड को कि एक तरफ हम बनाते हैं ब्रेड और एक तरफ मान लीजिए हम बनाते हैं मिल्क, और ये जो है मैंने एक पीपीसी एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को मान लो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहां पे लिखा 0, यहां पे लिखा x, यहां लिखा y, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी पहले समझो। तो बोलता है कि पहले ड्रॉ करो एक पीपीसी को, ठीक है, एक देश के लिए जो प्रोड्यूस करता है मिल्क और ब्रेड। हमने कर दिया पीपीसी ड्रॉ कर दिया मिल्क और ब्रेड। आपको टेबल बनाने की नीड नहीं है, आपको केवल ड्रॉ करने को बोला है, तो आपने केवल ड्रॉ करना है। आगे एक्सप्लेन भी करने को बोला है, इट मींस आपको उसको थ्योरी भी लिखनी है। इसके प्रॉपर थ्योरी वाले नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पे पढ़ाने के लिए बस मैंने हिंट लिखा है, मैं यहाँ केवल समझा रहा हूँ। आपको जो एग्जाम में लिख के आना है वो आपको आपके जो नोट्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। वो आपको जो है अपने हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको जो है ये नोट्स मिल जाएंगे। चलो सुनो, अब बोलता है व्हाट हैपेंड टू दिस कर्व, इस कर्व के साथ क्या होगा इफ डिजीज किल्स हाफ ऑफ द इकोनॉमीज काउ। अब मेरी बात सुनो, अगर देश की आधी गाय मर जाएगी, अब बताओ जब देश की आधी गाय मर जाएगी, जब देश की आधी काव मर जाएगी, तो मेरे क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए, क्या मिल्क का प्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं। अगर आधी काव मर गई तो हमारा जो मिल्क का प्रोडक्शन है, हमारा जो मिल्क का प्रोडक्शन है बच्चों, वो मिल्क का प्रोडक्शन भी हमारा एकदम कम हो जाएगा, ठीक है। वो हमारे मिल्क का प्रोडक्शन भी आधा हो जाएगा। तो जहां मिल्क मान लो यहां तक प्रोड्यूस हो रहा था, अब वो आधा ही, अब वो जो मिल्क केवल आधा ही, अब वो मिल्क केवल आधा ही प्रोड्यूस होगा, तो कि गाय तो मर गई, तो मिल्क का प्रोडक्शन डाउन, तो वो इस बार पॉइंट नीचे आएगा, प्रोडक्शन मिल्क का डाउन हो गया। लेकिन मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या गाय के मरने से ब्रेड के प्रोडक्शन पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं जी, गाय के मरने से ब्रेड के प्रोडक्शन पे इंपैक्ट क्यों पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ब्रेड का प्रोडक्शन वही का वही, ये पॉइंट ये रहेगा, लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन ऊपर से थोड़ा नीचे, बिकॉज गाय मर गई। तो इस बार जो हमारा पीपीसी बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो कुछ इस प्रकार का पीपीसी के अंदर चेंज आएगा, क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन डाउन हो गया, तो मिल्क की साइड से जो पॉइंट है वो नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम बनेगा, और फिर आपको जो है इसका आंसर लिखना है, वो लिखना कि आपको प्रॉपर मिल जाएगा। यहां मैंने केवल हिंट दिया है, यहाँ पे हिंट वो जो मैंने बोला वही लिखा है कि अगर जो है डिजीज से हमारी इकोनॉमी की जो है गाय की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, गाय जो है मर जाएगी, तो मिल्क का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? फॉल, कम हो जाएगा। इट लेड टू इनवर्ट शिफ्ट इन पीपीसी, और पीपीसी अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं इनवर्ट शिफ्ट। पीपीसी अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ एक बात और, देयर विल बी नो इफेक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, लेकिन ब्रेड के प्रोडक्शन पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो अब जरूरी क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे मिलते जुलते ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये बोलता है ड्रॉ अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ एफिशिएंसी। देखो एफिशिएंसी वाला पॉइंट तो आपको लास्ट क्लास ही पढ़ाकर मैं गया था। अब वही बोल रहा है कि ड्रॉ अ पीपीसी, एक पीपीसी ड्रॉ करो और उस पे एफिशिएंसी के आइडिया को डिस्क्राइब करो। इट मींस क्या अल्टीमेटली कहना चाह रहा है, उस पे एफिशिएंसी वाले पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो, उस पर एफिशिएंसी वाले पॉइंट को प्लॉट करो, और एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वाला पॉइंट आप नोटबुक चेक कर लो। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वाला पॉइंट आपको लास्ट क्लास में पढ़ाकर गया था, ठीक है। चलो हम जो है अपना काम करते हैं, हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो मान लो अपन लोगों ने ये बनाया एक पीपीसी, ठीक है। यहां पे मान लो अपनी जो है कोई गुड एक्स है,
एक्स एक्सिस 0, यहाँ बच्चों मान लो अपनी कोई गुड वाई है, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनो, बोलता है एफिशिएंसी को डिस्क्राइब कर दो। आप जानते हो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि अगर एक देश अपने सभी रिसोर्स को एकदम अच्छे से यूज करे, कोई भी रिसोर्स खाली ना बैठे, सभी रिसोर्स का पूरा पूरा यूज हो, तो कहा जाएगा वो देश एफिशिएंटली काम कर रहा है, वो देश कुशलता से काम कर रहा है, रिसोर्स की हानि नहीं हो रही, रिसोर्स की वेस्टेज नहीं है, कोई रिसोर्स खाली नहीं बैठा, सभी रिसोर्स एकदम अच्छे से प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उस वाले केस में जो एक देश का प्रोडक्शन होना चाहिए वो पीपीसी के ऊपर होना चाहिए या पीपीसी के अंदर। जब एफिशिएंटली काम किया जाएगा, इट इज वेरी ऑब्वियस जो प्रोडक्शन है वो पीपीसी के ऊपर होगा। तो मान लो यहां मैंने पॉइंट लिखा बी, तो जो बी वाला पॉइंट है ये एफिशिएंसी के आइडिया को डिस्क्राइब कर रहा है, ये बी वाला पॉइंट जो है एफिशिएंसी को शो कर रहा है। लेकिन मान लो कोई पॉइंट इसके अंदर है पी, जो पी वाला पॉइंट है, ये जो अपना पी वाला पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है? ये पी वाला पॉइंट जो है इनएफिशिएंसी को, ये इनएफिशिएंसी को शो कर रहा है। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बनाएंगे जहां पे आप एफिशिएंट और इनएफिशिएंट दोनों पॉइंट को शो करेंगे, ठीक है। ये हिंट लिखा हुआ है लेकिन आंसर थोड़ा आपका लेंथी बनेगा, तो जो आंसर बनेगा वो आपको बताऊंगा मैं, देखो क्योंकि टेबल डायग्राम बनाने के बाद इसको एक्सप्लेन भी करना होता है, तो वहां पे आपका आंसर लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे केवल हिंट गिवन है, प्रॉपर आंसर क्या बनना चाहिए, एग्जाम में क्या लिख के आना है वो मैं आपको जो है आपके नोट्स में मिल जाएगा। यहाँ पे केवल समझ लो कि हमें आंसर को फ्रेम कैसे करना है। तो बोलता है ये देखो, ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि एफिशिएंसी इज द आउटकम इफ द इकोनॉमी इज गेटिंग ऑल इट कैन फ्रॉम द स्केयर रिसोर्स इट हैज अवेलेबल। बोलता है इकोनॉमी के पास जो भी स्केयर रिसोर्स अवेलेबल है, अगर वो उसका ढंग से यूज करे तो इकोनॉमी इज गेटिंग ऑल, इकोनॉमी सारा का सारा प्रोडक्शन कर सकती है जितना करने की क्षमता है, उसको एफिशिएंसी कहा जाता है। एफिशिएंसी को जो है हम उस पॉइंट से शो करते हैं जो पीपीसी के ऊपर ऑन द पीपीसी पर लाइन करते हैं, जबकि इनएफिशिएंट पॉइंट बच्चों वो होते हैं जो पीपीसी के अंदर लाया करते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर देन दिस पॉइंट, इकोनॉमी इससे ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है लेकिन लेबर खाली बैठे हैं, ठीक से लेबर काम नहीं कर रहे, इट इज वेरी ऑब्वियस जो प्रोडक्शन है वो पीपीसी के अंदर ही होगा और इन पॉइंट को इनएफिशिएंट पॉइंट कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर है, एग्जाम में ये भी आ चुका है, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। एफिशिएंसी का आइडिया को डिस्क्राइब कीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन, यस ये भी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि बोलता है इन एन इकोनॉमी ओनली 2 गुड्स कॉर्न एंड व्हीट आर प्रोड्यूस। हम एज्यूम कर रहे हैं एक देश में केवल 2 वस्तुएं कॉर्न और व्हीट का प्रोडक्शन होता है। ड्रॉ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर द इकोनॉमी। एक देश के लिए पीपीसी ड्रॉ कीजिए इफ, अगर ऑल द फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न एंड व्हीट। पहला केस, जो भी फैक्टर्स है वो इक्वली एफिशिएंट है कॉर्न और व्हीट के प्रोडक्शन के लिए। दूसरा, जो फैक्टर्स है नॉट इक्वली एफिशिएंट, वो कॉर्न और व्हीट के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके डायग्राम में आपको यहां पे बना के दिखाऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको एक बात बताऊं, अक्सर आप 11th क्लास में ये अभी भी जो आप पीपीसी बना रहे हो ना, आप हमेशा अक्सर बच्चों देखना जरा, आप हमेशा ऐसा ही आप जो है हम लोग जो है हमेशा ऐसा ही पीपीसी ड्रॉ करते हैं, लेकिन मैं बताऊं ये जो पीपीसी हम लोग ड्रॉ करते हैं ये गलत होता है। ये जो पीपीसी हम लोग ड्रॉ करते हैं ये गलत होता है। असल में जो पीपीसी हमको ड्रॉ करना चाहिए, जो पीपीसी हमको ड्रॉ करना चाहिए, या तो आप उसको ड्रॉ ऐसा करो, ठीक है, या फिर आप उस पीपीसी को ड्रॉ ऐसा करो, ठीक है, या तो आपका ये ड्रॉ कर लो या ये ड्रॉ कर लो। ये पीपीसी अक्सर हम गलत ड्रॉ करते हैं। अगर आपको पता हो जब हमने अपना कल की क्लास में ड्रॉ किया था तो ये जो हमने ड्रॉ किया था ये ठीक पीपीसी है, जो हमने ड्रॉ किया ये पीपीसी ठीक है। भैया अंतर क्या है इनमें?
हमको अंतर नहीं क्लियर हो रहा कि इस वाले पीपीसी में, इस वाले पीपीसी में, इस वाले पीपीसी में अंतर क्या है। आइए मैं आपको उनके अंतर क्लियर करता हूं। मेरी बात सुनो, अपने क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है, अपने क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ते हैं और फिर जो है हम अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं। बोलता है कि पीपीसी ड्रॉ करो, पहला केस सभी फैक्टर्स इक्वली एफिशिएंट है, और दूसरा केस सभी फैक्टर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि हमारी एक एजम्पशन होती है पीपीसी के अंदर कि जो लेबर एक वस्तु को बनाने में एफिशिएंट है वो दूसरी वस्तु को बनाने में उतने एफिशिएंट नहीं है। लास्ट क्लास के अंदर हमने एग्जांपल लिए थे, वहां पे लेबर कैपिटल गुड्स को बनाने में एफिशिएंट थे, लेकिन एग्रीकल्चर गुड्स को बनाने में उतने एफिशिएंट नहीं थे। लेकिन यहां पे जो अपने को पीपीसी ड्रॉ करना है वो ये मानकर करना है कि जो फैक्टर्स है वो इक्वली एफिशिएंट है दोनों केस में। इट मींस वो कॉर्न और व्हीट दोनों को एकदम अच्छे से बनाते हैं, दोनों को बनाने में इक्वल मेहनत करते हैं, दोनों को बनाने में इक्वली एफिशिएंट है। जितना मतलब जिस प्रकार से वो कॉर्न बनाने में माहिर है उस प्रकार से सारे लेबर व्हीट बनाने में भी माहिर है। तो मेरी बात जरा सुनो, अगर वो लेबर इक्वली एफिशिएंट है तो उनका कर पता किस प्रकार बनना चाहिए। तो देखो, मान लो यहां पर बच्चों, मान लो मैंने लिया एक तरफ, मान लो, एक मिनट, ठीक है, चलो यहां मान लो मैंने लिया एक तरफ आपका व्हीट और एक तरफ आपका कॉर्न। अब जरा मेरी बात को समझना, अगर लेबर दोनों गुड्स को बनाने में इक्वली एफिशिएंट है तो उसका मतलब पता क्या है कि अगर वो इक्वली एफिशिएंट है, दोनों ही इक्वल मेहनत से बना रहे हैं, इसका मतलब पता है, इसका मतलब ये है जितना वो व्हीट का प्रोडक्शन करेंगे, मान लो 10 के 10 लेबर सारे मिलके व्हीट का यहां तक प्रोडक्शन करते हैं, तो बच्चों इतना ही प्रोडक्शन वो कॉर्न का भी करेंगे, इतना ही प्रोडक्शन वो कॉर्न, जितना व्हीट का उतना कॉर्न का, जितना गैप पिए उतना गैप पिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो लेबर है दोनों गुड्स को बनाने में इक्वली एफिशिएंट है, जितने वो व्हीट को बनाने में एफिशिएंट है उतने ही वो कॉर्न को बनाने में एफिशिएंट है। तो दोनों तरफ वो इक्वल प्रोडक्शन करेंगे और इनसे जो पीपीसी मान लो आपका बनेगा, जो पीपीसी आपका बनेगा, ये पीपीसी आपका बच्चों पहले केस का है, जहां पे जो है आपके कैसे है, जहां पे जो है आपके रिसोर्सेस इक्वली एफिशिएंट है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में, तो पीपीसी ऐसा बनेगा। जबकि हमको पता है, हम जो एजम्पशन मानते हैं, हम क्या मानते हैं, हम एजम्पशन जो मानते हैं, हम क्या मानते हैं कि हमारे लेबर जो है वो कैसे है, नॉट इक्वली एफिशिएंट। हमारे जो लेबर है वो कैसे है, नॉट इक्वली एफिशिएंट। अब देखो इस वाले केस में, नॉट इक्वली एफिशिएंट वाले केस में अपना पीपीसी कैसे बनेगा, आओ एक बार इसको भी समझ लो। मान लो यहां पे व्हीट है और मान लो यहां पे कॉर्न है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं जो अपनी लेबर है वो कॉर्न को बनाने में ज्यादा एफिशिएंट है व्हीट की अपेक्षा, ठीक है, मैं ऐसा मान रहा हूं जो हमारी लेबर है वो कॉर्न को बनाने में ज्यादा एफिशिएंट है और बच्चा लोग वो व्हीट को बनाने में जो है लो एफिशिएंट है, वो बच्चों व्हीट को बनाने में कम एफिशिएंट है। अब एक बात बताओ, जब लेबर कॉर्न को बनाने में ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि हमने क्या मानना है, इक्वली एफिशिएंट नहीं है, अगर इक्वली एफिशिएंट नहीं है तो एक एफिशिएंट ज्यादा होगा एक एफिशिएंट कम होगा, तो कॉर्न को बनाने में लेबर ज्यादा एफिशिएंट है तो वो लेबर मिलकर कॉर्न का प्रोडक्शन करेंगे ज्यादा, और व्हीट को बनाने में कम एफिशिएंट है तो व्हीट का प्रोडक्शन करेंगे कम, बिकॉज उनसे उतना व्हीट बन नहीं पाता, लेकिन कॉर्न में ज्यादा एफिशिएंट है तो उतना कॉर्न बन जाता है। तो इस केस में जो उनका पीपीसी बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा, जो कि सही पीपीसी है, क्योंकि यहां पे लेबर इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो एक्चुअल में पीपीसी ऐसे ही बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो अगर लेबर, उल्टा कर लो, अगर मान लो अगर लेबर जो है व्हीट को बनाने में ज्यादा एफिशिएंट है और कॉर्न को बनाने में कम, तो हमारा पीपीसी कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। कैसे जी व्हीट का प्रोडक्शन ज्यादा और अपने कॉर्न का प्रोडक्शन कम।
तो पीपीसी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बिकॉज हमारी एजम्पशन के अनुसार कि हम क्या एज्यूम करते हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि लेबर दोनों गुड्स को बनाने में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो हमारी एजम्पशन के अनुसार पीपीसी तो एक्चुअल में ऐसा और ऐसा ही बनना चाहिए। ये पीपीसी अक्सर गलत माना जाता है बिकॉज ये शो कर रहा है जितना वीट बना उतना कॉर्न बना, जबकि ऐसा एक्चुअल में हमारी एजम्पशन नहीं मानती। हमारी एजम्पशन के अनुसार पीपीसी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने ड्रॉ करा तो देखो हमारा पीपीसी ऐसा बना। हमारी एजम्पशन के अनुसार खुद देख लो, जो लेबर जो थे एग्रीकल्चर में कम एफिशिएंट थे, इसलिए केवल एग्रीकल्चर मैक्सिमम 40 ही बना पा रहे हैं, और हमारी लेबर कैपिटल गुड्स में ज्यादा एफिशिएंट थी, वो 100 बना रही है। इसलिए कैपिटल गुड्स वाला जो पॉइंट है वो ऊपर की ओर गया, इतना ऊंचा, जबकि एग्रीकल्चर वाला पॉइंट केवल यहां तक गया। इसलिए पीपीसी हमारा ऐसा बना। इस वाले केस में कैपिटल गुड्स की एफिशिएंसी ज्यादा थी और एग्रीकल्चर गुड्स की एफिशिएंसी कम थी। ठीक है, तो याद रखना, अगर इक्वल एफिशिएंट है तो दोनों एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा, जो गैप होगा, वो सेम रहेगा, और अगर इक्वली एफिशिएंट नहीं है तो दोनों एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है, जो गैप है, वो सेम नहीं रहेगा। तो आपका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इस वाले केस में क्या है, कॉर्न की एफिशिएंसी कम है, वीट की एफिशिएंसी ज्यादा। इस वाले केस में कॉर्न की एफिशिएंसी ज्यादा, वीट की एफिशिएंसी कम, और इस वाले केस में दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। तो ये था आपका क्या, तीसरा क्वेश्चन जो कि मैंने आपको समझाया। चलिए, क्लियर है? ओके, बड़े बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये जो आपकी बुक हम फॉलो कर रहे हैं मैनक्यू, तो मैनक्यू जो बुक है, तो मैनक्यू बुक का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने मैनक्यू बुक से उठाया, ये अब तक एग्जाम में नहीं आया। ठीक है, लेकिन हाँ बुक का क्वेश्चन है, ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो मैनक्यू का क्वेश्चन है तो हम इसको करते हैं। ठीक है, ये बोलता है इमेजिन करो एक सोसाइटी प्रोड्यूस करती है मिलिट्री गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, मिलिट्री गुड्स और कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, जिनको हमने बोला वी विल कॉल गन्स, मिलिट्री गुड्स में गन्स और मान लो कंज्यूमर गुड्स में बटर। तो भाई सोसाइटी जो मिलिट्री गुड्स और कंज्यूमर गुड्स को जो प्रोड्यूस कर रही है, बोलता है ड्रॉ अ पीपीसी, एक पीपीसी ड्रॉ करो गन्स और बटर का, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? अरे मतलब वही एमओसी को यूज करते हुए कि एमओसी हमारा बढ़ता हुआ होना चाहिए, तो एमओसी के कंसेप्ट को यूज करते हुए आप जो है पीपीसी बनाओ, एमओसी बढ़ता हुआ होना चाहिए। और बोलता है एक्सप्लेन व्हाई इट इज मोस्टली लाइक हैज ए बोर्ड आउट शेप। बेटा बोर्ड आउट शेप का मतलब होता है कॉनकेव शेप, और ये बताओ कि ये कॉनकेव शेप का क्यों होता है। तो आप जानते हो कि पीपीसी अपना कॉनकेव शेप का इसीलिए होता है क्योंकि जो हमारा एमओसी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो इंक्रीजिंग है, वो बढ़ती हुई है। तो पहला क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, ऑप्शन ए तो बस पीपीसी को ड्रॉ करने को बोल रहा है। तो आप एक काम करो, आप एक गन्स और बटर का पीपीसी ड्रॉ कर दो। तो मान लो इस तरफ लिखा मैंने बटर और इस तरफ लिखा मैंने गन्स। ठीक है, तो गन्स और बटर का अपन लोगों ने पीपीसी एक ड्रॉ किया, जो कुछ इस प्रकार से मान लो ड्रॉ हो गया। बस पीपीसी ड्रॉ करने के बाद आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना है कैसे बना, क्या बना, और ये कि हमारा एमओसी बढ़ता होता है इसलिए ये कॉनकेव शेप का बना। तो ऑप्शन ए सिंपल सा था, पीपीसी ड्रॉ करके दिखाना है। चलो ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी बोलता है शो अ पॉइंट दैट इज इम्पॉसिबल फॉर द इकोनॉमी टू अचीव। अब एक ऐसा पॉइंट को शो करो जो इकोनॉमी के लिए इम्पॉसिबल है अचीव कर पाना, इम्पॉसिबल है प्राप्त कर पाना। और बोलता है शो अ पॉइंट, एक और पॉइंट शो करो दैट इज फिजिबल, जो फिजिबल है, जो अटेनेबल है, जिसको प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इनएफिशिएंट है। तो देखो पहले वाले पॉइंट की बात करते हैं, उन्होंने बोला एक पॉइंट शो कर दो जो इम्पॉसिबल है अचीव करना। इट मींस वो पॉइंट पक्का पक्का पीपीसी के बाहर होगा, तभी तो क्या है वो अचीव करना इम्पॉसिबल है, पीपीसी के बाहर बनेगा। और अगला पॉइंट जो फिजिबल है उसको अचीव कर सकता हूं लेकिन इनएफिशिएंट है, और इनएफिशिएंट वाले पॉइंट आपने पढ़ रखे हैं, वो बनेगा आपका अंदर की ओर। अगर इनएफिशिएंट है तो अंदर की ओर। अच्छा ये बोलता कि एक पॉइंट शो करो जिसको मैं अचीव कर सकता हूं और वो एफिशिएंट है, तो वो बनता पीपीसी के ऊपर।
ठीक है, तो यहां पे आपका ए हो गया, बी हो गया। इस क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पॉइंट पूछे गए अलग अलग, तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अपने सी और डी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एक बार मैं पीपीसी को अगेन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अपने सी और डी पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब तक आप एक काम करो, जब तक आप लोग जो है इन पॉइंट्स को पढ़ लो, ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक, 0 x y, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, अब पढ़ते हैं अपने सी की ओर। सी मतलब अपना जो है ऑप्शन नंबर सी की ओर। इमेजिन दैट, इमेजिन करो सोसाइटी हैज 2 पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा जी, इमेजिन करो हमारे समाज में 2 राजनीतिक पार्टी है। एक है हॉक्स नाम की पार्टी जो चाहती है कि हमारी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री हो, और दूसरी है बच्चों डोव्स नाम की पार्टी जो चाहती है मिलिट्री स्मॉलर हो। इट मींस एक पार्टी चाहती है मिलिट्री स्ट्रांग हो, हॉक्स नाम वाली पार्टी, और एक पार्टी चाहती है मिलिट्री हमारी छोटी हो। ठीक है, हमारी स्मॉलर मिलिट्री हो। शो अ पॉइंट ऑन योर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अपने पीपीसी पे एक पॉइंट को शो कीजिए दैट द हॉक्स माइट चूज एंड पॉइंट दैट डोव माइट चूज। पॉइंट शो करो एक हॉक्स के लिए, एक डोव्स के लिए। जो हॉक्स वाली पार्टी है वो चाहती है मिलिट्री हमारी स्ट्रांग हो। अगर मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रांग हो, तो इट मींस मिलिट्री स्ट्रांग होने के लिए जो है मिलिट्री गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो, गन्स का प्रोडक्शन ज्यादा। और अगर गन्स का प्रोडक्शन ज्यादा करना है तो बटर का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। इट मींस मान लो मैंने एक पॉइंट ड्रॉ करा, इसका नाम दिया ए। बच्चों ये वो पॉइंट्स हैं जो हॉक्स चाहता है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखोगे तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं जो है आपको एक्सप्लेन करना चाहूं, ठीक है, तो देखो इस ए पॉइंट पे ये जो गन्स का इतना हो रहा प्रोडक्शन, जबकि बटर का प्रोडक्शन केवल इतना है। तो इस वाले पॉइंट पे आप देखोगे आपकी गन्स का प्रोडक्शन ज्यादा है और बटर का जो प्रोडक्शन है वो कम है ना। बटर का केवल इतना प्रोडक्शन यहां से लेकर यहां तक, और गन्स का प्रोडक्शन ज्यादा। ए पॉइंट बिल्कुल बेस्ट है किसके लिए, हॉक्स के लिए, बिकॉज यहां पे गन्स का प्रोडक्शन यहां से लेकर यहां तक, मान लो उसको मैंने कुछ पॉइंट बोल 0 से लेके ए तक, या मान लो कुछ पॉइंट बोल दिया, तो यहां से लेकर यहां तक इतना गन्स का प्रोडक्शन है और बटर का प्रोडक्शन कम। तो ये पॉइंट्स हॉक्स के लिए ठीक है। ठीक है, ओके, मैं अभी इसको जरा मिटा देता हूं। चलो, तो ये पॉइंट जो हॉक्स के लिए ठीक है। अब बच्चा लोग अपन बात करता है डोव के पॉइंट। डोव क्या बोलता है जी, डोव बोलता है कि स्मॉलर मिलिट्री हो, मिलिट्री कम हो, इट मींस क्या, गन्स कम हो। अगर वो चाहता है गन्स कम हो तो मेरे ख्याल से उसके लिए ये बी पॉइंट एकदम बेस्ट है, बिकॉज बी पॉइंट शो करता है क्या, देखो बी पॉइंट शो करता है केवल गन्स का इतना प्रोडक्शन और बटर का प्रोडक्शन ज्यादा। तो डोव्स के लिए बी पॉइंट एकदम ठीक है, जो गन्स का इतना प्रोडक्शन और बटर का इतना प्रोडक्शन शो करता है। ठीक है, तो वो पॉइंट्स डोव्स के लिए ठीक है, और ये वाला पॉइंट ए पॉइंट आपका हॉक्स के लिए ठीक है। चलो, तो हमने अपना ऑप्शन नंबर सी भी कर लिया कि अपने को 2 पॉइंट शो करने थे, किसके लिए, डोव्स के लिए और हॉक्स के लिए। तो ये भी हो गया कि ए पॉइंट हॉक्स के लिए और बी पॉइंट डोव्स के लिए। चलो, अब अपने आते हैं अपने किस पे, ऑप्शन नंबर डी की ओर अपन लोग जो है बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो अपना पॉइंट नंबर डी क्या बोलता है। पॉइंट नंबर डी बच्चा लोग कहता है इमेजिन दैट, इमेजिन करो एन अग्रेसिव नेबर कंट्री रिड्यूसेस द साइज ऑफ इट्स मिलिट्री। एक अग्रेसिव नेबर कंट्री, हमारे पड़ोसी मुल्क ने, मान लो पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री का साइज कम कर लिया। इट मींस वो चाहता है देश में अमन हो, शांति हो। अब जब पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री का साइज कम किया तो भाई साहब हमको भी अपने मिलिट्री का साइज कम करना पड़ेगा। अगर हमने अपनी मिलिट्री का साइज कम नहीं किया तो बाकी लोग बोलेंगे, देख रहे हो पाकिस्तान चाहता है अमन हो, शांति हो, उसने अपनी मिलिट्री कम कर ली, और हिंदुस्तान चाहता ही नहीं है कि अमन हो, शांति हो, उसने अपनी मिलिट्री कम नहीं करी। तो भाई इन सबको देखते हुए हिंदुस्तान को भी इसकी ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा, हमको भी अपनी मिलिट्री का साइज कम करना पड़ेगा। तो एज अ रिजल्ट बोथ हॉक्स एंड डोव्स रिड्यूस देयर डिजायर्ड प्रोडक्शन ऑफ गन्स
बाय द सेम अमाउंट। अब डोव्स और हॉक्स, उन्होंने जो प्रोडक्शन का अमाउंट था, डिजायर्ड जितना जो प्रोडक्शन का अमाउंट था वो सेम अमाउंट से कम कर लिया। मतलब मेरे कहने का ये है, आओ आप एक एग्जांपल के थ्रू जरा है जो है इसको समझो, ठीक है। इसको आप जो है एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझने का जरा मतलब ट्राई करना। मान लो जो हॉक्स है वो चाहता था 100 गन बने, जबकि जो आपका डोव्स है वो चाहता था 40 गन बने। बिकॉज डोव्स चाहता है मिलिट्री कम हो और हॉक्स चाहता है मिलिट्री ज्यादा हो। लेकिन अब करना क्या पड़ेगा, अब उनको जो है पड़ोसी देश को देखते हुए सेम अमाउंट से मान लो दोनों ने अपने प्रोडक्शन को कम कर लिया। हॉक्स का प्रोडक्शन 10 से कम हुआ तो डोव का प्रोडक्शन भी 10 से कम हुआ। तो बताओ अब हॉक्स क्या बोलता है 90 गन बनेगी और डोव्स क्या बोलता है 30 गन बनेगी, ठीक है। पहले 100 और 40 चाहते थे, लेकिन अब सेम अमाउंट से गन का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। हॉक्स चाहता है अब 90 गन बने और डोव चाहता है अब 30 गन बने, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। विच पार्टी वुड गेट द बिगर पीस डिविडेंड मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन द बटर प्रोडक्शन। बोलता है कौन सी पार्टी, सिंपल ये कहना चाहता है, बताइए कौन सी पार्टी जो है ज्यादा पीस डिविडेंड, ज्यादा अमन शांति जो है चाहती है। कौन सी पार्टी जो है पीस की ओर, कौन सी पार्टी अमन शांति चाहती है, जरा बताइए। मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन द बटर प्रोडक्शन। अब जरा मेरी बात को सुनो, एक बात बताओ, पीपीसी पर फर्क कब पड़ेगा पता है। ये आपका पीपीसी है, इस वाले पीपीसी में जो डोव की कितनी बन रही है जी 40 और हॉक्स की कितनी बन रही है जी 100, है ना। इस वाले पीपीसी में हॉक्स के अकॉर्डिंग गन कितनी बन रही है 100 और डोव के अकॉर्डिंग गन कितनी बन रही है 40। अब एक बात बताओ, ये अपने पीपीसी है। अब जरा मुझे एक बात का जवाब दो, अब जो नया पीपीसी बनेगा उस नए वाले पीपीसी के अंदर जो प्रभाव पड़ेगा वो किससे पड़ेगा, हॉक्स से या डोव से? वो पड़ेगा हॉक्स से। हॉक्स वाले केस में जो गन का प्रोडक्शन है वो कितना पहुंच गया, वो 90 हो गया कि भाई साहब 90 का प्रोडक्शन करेंगे। हॉक्स वाले केस में जो गन का प्रोडक्शन है वो कम हो गया और डोव्स वाले केस में जो गन का प्रोडक्शन है वो भी कम, कहां तक 30 तक हो गया। लेकिन जो नया पीपीसी बनेगा वो तो इस वाले पॉइंट से बनेगा ना भाई। जो पीपीसी बनाऊंगा ये थोड़ी है कि मैं ऐसे पीपीसी बनाऊंगा, नहीं, ये तो डोव्स का पॉइंट ही। हॉक्स जो नया पीपीसी बनेगा वो मेरा इस वाले पॉइंट से बनेगा ना, इस वाले पॉइंट से। तो अगर मैं ध्यान दूं, जो मेरा नया पीपीसी बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। जो मेरा नया पीपीसी बनेगा वो कुछ इस प्रकार का मेरा नया पीपीसी बनेगा। बिकॉज जब मैं डाउनवर्ड आऊंगा तो पहले ये वाला पॉइंट पड़ेगा, पहले हॉक्स वाला पॉइंट पड़ेगा। डोव वाला पॉइंट तो ऑलरेडी बहुत नीचे है, पहले हॉक्स वाला पॉइंट पड़ेगा 90, डोव वाला पॉइंट तो ऑलरेडी बहुत नीचे है। हॉक्स ने बोला कि 90 बनेगी तो पहले 90 वाला पॉइंट पड़ेगा। तो पीपीसी में पहले 90 वाला, जब नीचे आऊंगा 90 वाला पॉइंट पहले पड़ेगा, ये 40 और 30 वाला पॉइंट बाद में पड़ेगा। तो ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आपका पीपीसी है वो नीचे की ओर आ जाएगा। अब लेकिन अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, ये जो पीपीसी में चेंज आया, जो पीपीसी आपका इनवर्ड शिफ्ट, जो पीपीसी आपका नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, ये पीपीसी के अंदर जो भी चेंज आया, ये पीपीसी के अंदर चेंज किसकी वजह से आया, हॉक्स की वजह से या डोव्स की वजह से? ये जो पीपीसी के अंदर बच्चों चेंज आया है, ये चेंज आपका आया है हॉक्स की वजह से, ठीक है। जो पीपीसी के अंदर आपका चेंज आया है वो बच्चों चेंज आया हॉक्स की वजह से। बिकॉज पहले हॉक्स वाला पॉइंट पड़ा, पहले 90 वाला पॉइंट पड़ा, ठीक है। तो देखो अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकली बताऊं, अमन शांति, जो पीपीसी नीचे आया, जो गन्स का प्रोडक्शन कम हुआ, जो अमन शांति की बात हुई वो हॉक्स की वजह से हुई। बिकॉज डोव तो पहले से ही चाहती थी पार्टी क्या, कि देश में गन्स वंस कम बने, लेकिन हॉक का मन नहीं था देश में गन वगैरह कम बने। लेकिन अमन शांति को देखते हुए हॉक्स ने गन का प्रोडक्शन कम किया। तो एक्चुअल में अमन शांति कौन लेके आ रहा है, अमन शांति हॉक्स वाली पार्टी लेके आ रही है। एक्चुअल में जो पीपीसी आपका नीचे की ओर आया है वो डोव की वजह से नहीं आया, डोव वाला पॉइंट तो बहुत नीचे है। जो पीपीसी आपका नीचे की ओर आया है वो हॉक्स वाली पार्टी की वजह से आया है। तो इसका जो आंसर होगा, इसने लिखा है ना, विच पार्टी वुड गेट द बिगर पीस डिविडेंड मेजर्ड बाय इंक्रीज इन द बटर प्रोडक्शन। तो कौन सी पार्टी को ज्यादा बिगर डिविडेंड मिलेगा, कौन सी पार्टी
तो यहां पे हॉक्स आंसर होगा। हॉक्स वाली पार्टी को ज्यादा बिगर पीस डिविडेंड मिलेगा, बिकॉज हॉक्स वाली पार्टी की वजह से ही हमारे पीपीसी के कर्व के अंदर जो है चेंज आया है। एक्चुअल में जो नया पीपीसी कर्व बनना चाहिए, अब मैं आपको थोड़ा और आगे लेके चलूं, जब हमारे गन्स का प्रोडक्शन कम होगा, इट इज वेरी ऑब्वियस जो हमारे गन्स का प्रोडक्शन कम होगा उसकी हेल्प से हमारे बटर का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो पीपीसी, अभी मैंने आपको सिर्फ सिखाया एक पहलू, गन्स का प्रोडक्शन कम हुआ, लेकिन पीपीसी जो बनना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए कि गन्स का प्रोडक्शन तो कम हुआ, लेकिन गन्स के रिसोर्स को हमने कहां लगा दिया, उस गन्स के रिसोर्स को हमने बटर पे लगा दिया। तो हमारा पीपीसी कुछ इस प्रकार का बनना चाहिए जहां पे हमारे गन्स का प्रोडक्शन भी कम हुआ और दूसरी ओर हमारे बटर का प्रोडक्शन भी बढ़ा। लिखा है ना, इंक्रीज इन द बटर प्रोडक्शन, तो हमारे बटर का प्रोडक्शन भी बढ़ा और हमारे जो है गन्स का प्रोडक्शन भी कम। इट मींस क्या, पीपीसी हमारा थोड़ा फ्लैटर बन गया। ये पहले ऐसे था, थोड़ा फ्लैटर बन गया, ये वाला पॉइंट नीचे, ये वाला पॉइंट बाहर की ओर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार, इट मींस आप ऐसे देख लो, हमारा पीपीसी मान लो हमारा पीपीसी पहले ऐसे था, अब हमारा पीपीसी ऐसे हो गया। ये शो कर रहा है कि इसका प्रोडक्शन कम, गन्स का प्रोडक्शन कम और बटर का प्रोडक्शन ज्यादा। तो नया पीपीसी आपका इस तरह का बनेगा, और वो क्यों बनेगा, किसकी वजह से? वो बना हॉक्स की वजह से, ना कि डोव्स की वजह से। समझ में आ गया? चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपका जो बुक है मैनकिफ बुक, उसका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, अपना क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाए, कुछ नहीं करना, बस पीपीसी के लिख दो मीनिंग क्या होता है और पीपीसी को टेबल और डायग्राम से एक्सप्लेन कर दो, बस इतना करना है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन यूजिंग पीपीसी द प्रिंसिपल ऑफ चॉइस, स्कार्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अरे चॉइस और स्कार्सिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये पीपीसी पर कैसे बनते हैं, ये तो आपको ऑलरेडी बच्चों लास्ट क्लास में ही मैंने सिखाया था। अगर आपको याद आ रहा, देखो ये रहा, स्कार्सिटी, चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये पीपीसी पर किस प्रकार बनते हैं वही आपने लिखना है। तो इस वाले केस में करना क्या है, सबसे पहले इस वाले केस में आपको जो है पीपीसी का मीनिंग क्या होता है, पीपीसी का मीनिंग बताओ, फिर उसका टेबल, फिर उसका डायग्राम, और चॉइस, स्कार्सिटी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो ऊपर लिखा हुआ था वो आप लिख के आ जाओ, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 बहुत इजी है, आप क्वेश्चन 5 को अपने आप कर सकते हो। ऐसे ही बोलता है कि और में अगर ये ना आए, नीचे वाला आ जाए, तब भी आपको पीपीसी का मीनिंग, टेबल और डायग्राम बना के आना है। क्या बोलता है? बोलता है एक इकोनॉमिक मॉडल को शो करो, जो एक इकोनॉमिक मॉडल की हेल्प से शो करो कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट दैट एन इकोनॉमी कैन एफिशिएंटली प्रोड्यूस विद द गिवन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन के फैक्टर्स मतलब रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से कॉम्बिनेशन बनाओ। ठीक है, जो एफिशिएंट, अल्टीमेटली ये भी आपसे पीपीसी के बारे में ही कहना चाह रहा है। याद है ना, पीपीसी क्या है? हमारा सेकंड इकोनॉमिक मॉडल। पहला क्या था? सर्कुलर फ्लो ऑफ डायग्राम। सेकंड क्या है? पीपीसी। तो इकोनॉमिक मॉडल बनाना है, इट मींस क्या, यहां भी आपको पीपीसी का मीनिंग, पीपीसी का टेबल और पीपीसी के डायग्राम को शो करना है। ठीक है, और अपना आज की क्लास का एकदम आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। अपनी आज की क्लास का एकदम आखिरी क्वेश्चन ये बोलता है, डज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड एक्स इंक्रीज एज मोर ऑफ इट इज प्रोड्यूस। ये बोलता है अगर मैं एक्स गुड का प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो क्या उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी? यस, बढ़ेगी। अरे एक्स मतलब मान लो एग्रीकल्चर, चलो एक्स मतलब मान लो क्या, एक्स मतलब मान लो क्या, एग्रीकल्चर। अब बताओ, जब मैं एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो क्या उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी भाई। ये देखो नालायकों, एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस, आप एक मिनट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो हमने सेक्रीफाइस किया है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है बताओ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जो हमने सेक्रीफाइस किया। अब बताओ, एग्रीकल्चर को बनाने के लिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से एग्रीकल्चर को बनाने के लिए जो आपने सेक्रीफाइस किया 10, 20 से तो बढ़ रहा है ना। जितना ज्यादा एग्रीकल्चर बनाओगे उतनी ज्यादा उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी। एग्रीकल्चर आपने 10 बनाया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10, फिर आपने अगेन 10 बनाया, इस बार 20 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर अगेन 10 बनाया तो 30। तो वही तो बोल रहा है, अगर मैं वस्तु एक्स का या मान लो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो
तो क्या उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। आप एग्रीकल्चर बनाओ, पहले 10 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर बनाओ, फिर 20 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर बनाओ, फिर 30। एक्सप्लेन यूजिंग अ पीपीसी एंड टेबल फॉर गुड एक्स एंड वाई। यहां पे वाई का मतलब क्या है? वाई का मतलब आप मान लो क्या? कैपिटल गुड्स। वाई का मतलब क्या मान लो आप? कैपिटल गुड्स। तो अल्टीमेटली इस वाले केस में कुछ नहीं करना, इस वाले केस में बस आपको एमओसी के कंसेप्ट को समझाना है। एमओसी का, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट क्या होता है? पीपीसी डायग्राम बना दो। एमओसी अल्टीमेटली वही वाली बात, पीपीसी की टेबल, पीपीसी का डायग्राम बना दो, एमओसी को समझा दो, देन खत्म। ठीक है, तो यहां पे आपको एमओसी वाला कंसेप्ट को समझाना है, पीपीसी का डायग्राम बनाना है और बस उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो यहां पे हिंट क्या है इसका? कंसेप्ट ऑफ एमओसी, यहां पर उस पर करना है मेन फोकस। ठीक है, क्योंकि वही बात बोल रहा है, अगर मैं एक्स का प्रोडक्शन करूंगा तो मेरी एमओसी बढ़ेगी, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करूंगा तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरी बढ़ेगी। ये बात ट्रू है, बस उसको जो है आप टेबल डायग्राम से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जो है आ चुका है। तो हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस करे पीपीसी के ऊपर, वो सभी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम वगैरह में आ चुके हैं। ठीक है, और एक हमने आपके बुक का क्वेश्चन, मैनकेव नाम की जो बुक है हम यूज कर रहे हैं, उस बुक का एक क्वेश्चन भी हमने क्लास में डिस्कस किया जो कि काफी अच्छा ही आपका क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में हम इसको खत्म करेंगे, अगली क्लास में इस चैप्टर को अपन लोग फिनिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है बेटा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया तो। ठीक है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जो भी इस कोर्स को कर रहे हैं, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और नोट्स के लिए और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी, मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी गिवन है। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाइएगा, वहां पर इससे पहले की वीडियोस, इसके आगे वाली वीडियोस आपको मिल जाएगी, और तो और आपको वहां पे नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।